हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में कुछ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। बेसिकली आप जानते हैं इसमें जैसे नर्व इम्पल्स कंडक्शन एक काफी बड़ा एरिया है इस चैप्टर का। न्यूरल इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है, डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन के सारे इवेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो उसी का मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है पहले देखो, और इससे आपको पूरा न्यूरल कंट्रोल जो कंडक्शन है न्यूरल कंडक्शन का एक आपको ब्रीफली वो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये है कि मार्क द ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से आपको ट्रू फॉल्स सेलेक्ट करना है। इसमें कितने ट्रू कितने फॉल्स हैं। फर्स्ट लिखा हमने कि द सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर्स द मेम्ब्रेन टू रेस्टिंग membrane potential after it reaches the peak of an action potential. The sodium potassium pump restores the membrane to resting potential after it reaches the peak of an action potential. ठीक है, सेकंड देखिए, post synaptic neurons can either excite or inhibit pre synaptic neurons. Third one, following an action potential, there is more potassium outside the cell than inside because of the efflux of potassium ion during the falling phase. And fourth one, action potential is all or none membrane response. तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, चीज आप जानते हैं कि अगर आप एक ग्राफ के फॉर्म में देखें, वैसे बता दूं मैं आपको एक चीज, देखिए कि आपके न्यूरॉन्स में, देखिए जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ऐसा देखो ये, है ना। तो इस न्यूरॉन में कई तरह के आयन चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू मेनली सोडियम पोटेशियम के मूवमेंट की बात करते हैं हम। जैसे देखिए वहां पर मान लो ये एक इस तरह का हमने बना दिया, कुछ आयन चैनल्स के नाम लिखे हमने, देखो जैसे मान लो ये इसको लीक चैनल कहते हैं। ये पोटेशियम के लिए भी होता है और सोडियम के लिए भी होता है। इसको क्या बोलते हैं? आयन लीक चैनल्स, जो हमेशा काम करता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट हाई से लो ये हमेशा अपना फंक्शन करता रहता है। इसको आयन लीक चैनल्स कहते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये एक सोडियम पोटेशियम पंप है ये, और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स कहा जाता है। जैसे ये सोडियम का है ये, और ये मान लो पोटेशियम का ये, तो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स कहते हैं, और एक पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स भी होता है ना। और डेंड्राइट्स वगैरह में देखिए ऐसे आप, ये जो डेंड्राइट्स देख रहे हैं आप, यहां भी एक तरह का चैनल होता है। देखो इसको लिजेंड वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स कहते हैं। तो इतने सारे नाम इसमें देखिए, है ना। और आप जानते हो कि कोई भी सेल जब रेस्टिंग स्टेज में होता है, जैसे मान लो ये न्यूरॉन्स का ही अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, मान लो ये हमारा न्यूरॉन का सेल है, ये हमारा न्यूरॉन है मान लिया जाएगा, है ना। तो न्यूरॉन्स के इनर पार्ट में देखिए, आप देखेंगे ऐसे जो
ये ऐसे लिखते हैं आप, ये -70 मिली वोल्ट इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। क्या ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है? और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहने का मतलब ये इनसाइड द मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं आप। अंदर की तरफ जो नेट नेगेटिव चार्ज का नंबर है वो बाहर से क्या बताओ ज्यादा है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिवली पोलराइज्ड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिवली पोलराइज्ड फेज कहा जाता है। और ये कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। और याद रखिएगा कि -70 मिली वोल्ट होने का जो मेन कारण ये है यहाँ पर कि ये जो आप आयन लीक चैनल्स देख रहे हैं पोटेशियम सोडियम का, रेस्टिंग फेज में क्या होता है, जो पोटेशियम लीक चैनल्स होता है ये ज्यादा एक्टिव होता है। और वैसे भी आपके न्यूरॉन्स के पार्ट, न्यूरॉन्स के सेल्स में पोटेशियम लीक चैनल्स का नंबर भी ज्यादा होता है और ये सोडियम के रिस्पेक्ट में ज्यादा एक्टिव भी होता है। तो और अभी भी जानते हो किसी भी कंडीशन में, याद रखिएगा किसी भी कंडीशन में, चाहे वो डिपोलराइजेशन हो, रिपोलराइजेशन हो या किसी भी तरह का फेज की बात कर रहे हैं आप, है ना, ये चीज याद रखना कि आपके सेल्स के अंदर पोटेशियम का अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है और ईसीएफ में सेल्स के बाहर सोडियम का अमाउंट क्या होता है बताओ? ज्यादा होता है। तो इनसाइड द सेल इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में पोटेशियम का अमाउंट बाहर से काफी ज्यादा है और ईसीएफ में सेल्स के बाहर सोडियम का अमाउंट इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में बाहर ज्यादा होता है। और ये हमेशा होता है, पोटेशियम हमेशा अंदर ज्यादा होता है और सोडियम हमेशा बाहर ज्यादा होता है। क्लियर? तो आप बताइए कि अगर पोटेशियम लीक चैनल ज्यादा एक्टिव होगा तो पोटेशियम कंटिन्यूअसली, अगर मान लो ये पोटेशियम लीक चैनल्स है यहाँ पर और पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो पोटेशियम यहां से बाहर निकलता रहेगा। और सोडियम जो चैनल होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है तो रेस्पेक्टिवली काफी कम सोडियम अपने आप अंदर आ सकता है। देखो आप जो पैसिव कह रहे हैं आप, सोडियम का एंट्री बहुत ही कम है लीक चैनल्स के थ्रू। और इसलिए कहा जाता है कि रेस्टिंग फेज में जो हमारा न्यूरॉन का सेल होता है वो पोटेशियम के लिए हाईली परमेबल है और सोडियम के लिए पुअरली परमेबल होता है। एंड आयन लीक चैनल्स नेवर गेट क्लोज्ड, ये हमेशा फंक्शन करता रहता है हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ। क्लियर? तो एक तो और इसका रीजन ये है कि पोटेशियम का अमाउंट बाहर ज्यादा डिफ्यूज कर रहा है और सोडियम अंदर की तरफ आ नहीं पा रहा, तो अंदर का जो एक नेट नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि अंदर का पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एक तो कारण ये हो गया, देखो, है ना। सेकंड कहते हैं, देखो, जो आपका नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, क्लोराइड आयन होता है, फॉस्फेट आयंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, क्लोराइड आयंस हैं, फॉस्फेट आयंस हैं, इन सब की वजह से भी अंदर की तरफ जो नेट नेगेटिव चार्ज का अमाउंट है वो भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इवन कहते हैं जो आपका न्यूक्लिक एसिड का पार्ट भी होता है, डीएनए वगैरह भी नेगेटिवली चार्ज ही होता है। तो ये सब भी कारण है कि अंदर की तरफ नेट नेगेटिव चार्ज क्या बताओ? बाहर से ज्यादा है। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के पार्ट हैं, क्लोराइड आयंस हैं, फॉस्फेट आयंस हैं, इन सब की वजह से अंदर का नेट नेगेटिव चार्ज बाहर से क्या बताओ? ज्यादा है। किस फेज में? रेस्टिंग फेज में। क्लियर? अब देखिए, तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा कि पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ नहीं पा रहा है, और अंदर की तरफ जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, फॉस्फेट हैं, क्लोराइड आयंस हैं, डीएनए वगैरह होता है, इनकी वजह से रेस्टिंग फेज का इनर मेम्ब्रेन पोटेंशियल अभी कितना है बताओ? -70 मिलीवोल्ट। और इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। क्लियर? अब देखिए, तो इस ग्राफ में देखिए आप, अगर ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिखा हुआ है -70 मिलीवोल्ट, और अब आप जब न्यूरॉन्स को जब आप स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो स्टिमुलस देने का मतलब क्या है कि जब आपने स्टिमुलस दिया तो देखिए, आफ्टर प्रोवाइडिंग स्टिमुलस, ये जो आप लाइगेंड वोल्टेज गेटेड चैनल्स वगैरह देखते हैं, इसके थ्रू स्लोली कहा जाता है सोडियम अंदर की तरफ आता है। सोडियम का मूवमेंट है, देखो यहां से स्लो मूवमेंट होता है स्टिमुलस देने के बाद। तो जब ये स्लोली अंदर की तरफ आएगा सोडियम आयन वगैरह, तो क्या होगा बताओ? ये पहले -70 से कहां पहुंचा? देखो, -55 मिली वोल्ट पे।
और ये जो -55 मिली वोल्ट है ये एक स्लो डिपोलराइजेशन का पार्ट होता है। देखो अगर देखें आप तो ये जो -70 मिली वोल्ट से ये पहले कहां पहुंचा बताओ, -55 मिली वोल्ट पे, और इसे क्या कहते हैं, देखो ये लिखा हुआ है स्लो डिपोलराइजेशन टू थ्रेशोल्ड कहा जाता है इसको। ये स्टिमुलस के बाद हो रहा है, मैं डिपोलराइजेशन की बात कर रहा हूं, पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, डिपोलराइजेशन का। तो डिपोलराइजेशन में क्या हुआ, देखो सोडियम अंदर आ रहा है, स्लोली अंदर आ रहा है, तो वो पहले -70 से कहां पहुंचा, -55 मिली वोल्ट पे, और इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहा जाता है। देखो तो देखो ये स्लोली ऐसे देख रहे हैं, बराबर ऊपर जा रहा है, पहले कहां पहुंचा, -70 से -55 पे, और -55 को कहा जाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है ये। इस पोटेंशियल पे आने के बाद आपका जो एक्सॉन हिलॉक का एरिया होता है वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है बिकॉज ऑफ रैपिड ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, और ये कैस्केड्स में होता है। जैसे सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स का फंक्शन स्टार्ट होगा, सडन एक पैसिव मूवमेंट है सोडियम का आउटसाइड से इनसाइड का जाता है। मेम्ब्रेन सडनली सोडियम के लिए बहुत ज्यादा क्या हो गया, परमेबल हो गया, मे बी 600 टाइम्स तक कहते हैं आपका जो मेम्ब्रेन है वो सोडियम के लिए क्या हो गया, परमेबल, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। और देखो जब यहां से बल्क में सोडियम अंदर आएगा तो देखिए ये एक रैपिड शूटअप है। देखिए यहां के बाद देखो ये कहां पहुंच गया, +30 मिली वोल्ट तक, कहीं +40 में लिखा जाता है। तो देखो ये सडन, देखो ये पार्ट, आप तो कह सकते हैं कि इस जगह से, इस पॉइंट से क्या हुआ बताओ, ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स है इसका खुलना स्टार्ट होता है, और एक कैस्केड्स में होता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद ऐसे नंबर बढ़ता चला जाएगा इसका, और थोड़े ही समय में कहा जाता है, देखो मिली सेकेंड के अंदर जो आपका -55 मिली वोल्ट था ये पहुंच गया कहां बताओ, पहले 0 पे आता है, और 0 के पास ये कहां पहुंच गया, देखो +30 मिली वोल्ट तक। और ये पूरा इवेंट डिपोलराइजेशन का, देखिए नीचे भी डिपोलराइजेशन ही है, इसे कहते हैं स्लो डिपोलराइजेशन टू थ्रेशोल्ड, और फिर 0 से कहां गया, देखो ये +30 तक, इसको स्पाइक पोटेंशियल भी कहा जाता है। देखो और ये पूरा चेंज, देखो यहां से लेके यहां तक जो ये चेंज देख रहे हैं ये आपका एक्शन पोटेंशियल है, और ये जनरेट कहां पे होता है आपको पता है, इस एरिया में, जिसको एक्सॉन हिलॉक कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन हिलॉक कहा जाता है इसको। और एक्सॉन हिलॉक को ही आप जानते हैं, इसको ट्रिगर जोन कहा जाता है, इसको मोस्ट सेंसिटिव जोन ऑफ न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, जहां से एक्सॉन का बिगिनिंग होता है। तो ये देखो ये है एक्शन पोटेंशियल बन गया, देखो ये है, और इस पॉइंट पे डिपोलराइजेशन आपका एंड हुआ, और क्या स्टार्ट हुआ, डिपोलराइजेशन। तो याद रखिएगा कि इस पॉइंट पे अब आने के बाद यहां पर जो एक्शन हुआ वो एक्शन किसका होता है, देखो ये देखो पोटेशियम का, मतलब +30 मिली वोल्ट आने के बाद सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स क्लोज हो गए, और क्या स्टार्ट हुआ, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, और फिर से जो मेम्ब्रेन था वो पोटेशियम के लिए और ज्यादा परमेबल हो गया। क्योंकि देखो वोल्ट लीक चैनल्स तो अपना काम कर ही रहा है, वो कभी बंद नहीं होता। इस पॉइंट पे आने के बाद पोटेशियम का क्या स्टार्ट हुआ, जो उसका वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स था वो ओपन होता है अब्रप्टली, और पोटेशियम का अब क्या होगा बताओ, पोटेशियम का आउटफ्लो कहते हैं, सॉरी पोटेशियम यहां से बाहर निकलना स्टार्ट होगा। देखो क्योंकि पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है, अब वापस पोटेशियम यहां से बाहर निकल रहा है। देखो तो इस फेज में पोटेशियम अब 2 जगह से बाहर निकल रहा है, आयन लीक चैनल्स तो बाहर निकल ही रहा है, वो तो रेस्टिंग फेज में भी हो रहा था। रिपोलराइजेशन में जो जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स थे उससे भी पोटेशियम का एक रैपिड एग्जिट क्या हुआ बताओ, स्टार्ट हुआ, और वो वापस उसको लेकर आ गया है। देखो आप बताओ ये पहुंच गया आपने, देखो ये जो इसका आरएमपी है, रेस्टिंग पोटेंशियल देखो यहां पर। और कई बार क्या होता है देखो कि ये जो आप फेज देख रहे हैं यहां से यहां तक कि 70 मिली वोल्ट के बाद भी अगर कुछ ज्यादा पोटेशियम बाहर निकल जाए तो वो हाइपर पोलराइजेशन का केस है। देखो तो यहां से यहां तक जो देख रहे हैं आप, -70 से कहां पहुंच गया, -90 मिली वोल्ट तक, इसे हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन जो होता है ये पोटेशियम के ज्यादा एग्जिट होने की वजह से हो जाता है, और ये फिर अपने वापस कहां पहुंचा, अपने रेस्टिंग पोटेंशियल पे।
ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर याद रखिएगा कि जब वो अपने फॉलिंग फेज में, देखो ये लिखा हुआ एक टर्म देखो यूज किया गया यहाँ पर, यहाँ देखिए फॉलिंग फेज, देखिए यहाँ पर ये फॉलिंग फेज है, देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो फॉलिंग फेज में पोटेशियम बाहर की तरफ आ रहा है, आपके साइटोप्लाज्मिक पार्ट से पोटेशियम बाहर आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा पोटेशियम के बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि अब वो सेल्स में पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम हो गया और बाहर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। हमेशा पोटेशियम का कंसंट्रेशन आपके सेल्स में ही ज्यादा है और सोडियम का कंसंट्रेशन आपके सेल्स के बाहर ही ज्यादा होता है। दैट्स फॉर, और ये हमेशा के लिए होता है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़े आप थर्ड वाला कि फॉलोइंग एन एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल यहां पर देखिए आप, देयर इज मोर पोटेशियम आउटसाइड द सेल देन इनसाइड बिकॉज ऑफ द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस ड्यूरिंग द फॉलिंग फेज। देखो फॉलिंग फेज में तो पोटेशियम बाहर निकल ही रहा है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, उसके बावजूद भी आपके सेलुलर पार्ट में, इन सेल्स के अंदर पोटेशियम का अमाउंट अभी भी बाहर से क्या है बताओ, ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बताओ, गलत है। फर्स्ट देखिए, और याद रखिएगा कि ये देखो ये वापस पहुंचे आपने रेस्टिंग पोटेंशियल पे एक्शन पोटेंशियल के बाद, और जानते ये रिपोलराइजेशन का पार्ट होता है। तो रिपोलराइजेशन के बाद वो वापस कहां पहुंचता है, अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आता है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आने के बाद एक्चुअली ऐसा होता है, देखो कि आपके एक्शन पोटेंशियल के खत्म होने के बाद जब आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी स्टेबलाइज हो गया, उसके बाद भी ऐसा देखा गया कि अभी आपके सेल्स में पोटेशियम का जो अमाउंट है ये रेस्पेक्टिवली ज्यादा है, मतलब एक जितना अमाउंट होना चाहिए था उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, और जो सोडियम का अमाउंट है वो मतलब आप ऐसे समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि पोटेशियम और सोडियम का जो अपना एक कंसंट्रेशन होना चाहिए आपके सेल्स में, इवन आफ्टर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अगर वो बैलेंस नहीं है, पोटेशियम जितना होना चाहिए था उससे फ्लक्चुएट कर रहा है अंदर की तरफ, और सोडियम जितना बाहर होना चाहिए था उससे फ्लक्चुएट कर रहा है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए कि जो प्रायर कंसंट्रेशन था, स्टेबिलिटी के लिए कहा जाता है, जैसा कंसंट्रेशन पहले होना चाहिए स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए, वो अभी मेंटेन अगर नहीं है तो उस चीज को ठीक करने के लिए यहां पर एक्शन किसका होगा, सोडियम पोटेशियम पंप का। और ये पंप क्या करता है पता आपको, NOKI लिखते हैं, सोडियम आउट पोटेशियम इन, 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। मतलब आपने एक्टिवली सोडियम को यहां से बाहर निकाल दिया और पोटेशियम को आप अंदर ले गए, क्योंकि पोटेशियम जितना होना चाहिए था उतना नहीं है और सोडियम जितना बाहर होना चाहिए था उतना नहीं है। तो इनको मैनेज करने के लिए, इसे मेंटेन रखने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होता है। और ये याद रखिएगा हर एक्शन पोटेंशियल के बाद भी ये नहीं होता, हो सकता है कि 2-3 बार एक्शन पोटेंशियल हो जाए उसके बाद डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हो। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये लिस्ट एक आप कह सकते हैं इसका एक्शन होता है जब आप नर्व इंपल्स कंडक्शन की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, द सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर्स द मेम्ब्रेन टू रेस्टिंग पोटेंशियल आफ्टर इट रीचेस द पीक ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। तो इस देखो यहां से यहां तक आप यहां देखिए, ये जो पूरा का पूरा आपका रेस्टिंग पोटेंशियल है, यहां से यहां तक पंप आपका ऑपरेट नहीं कर रहा, इसमें केवल पोटेशियम एग्जिट कर रहा है। ज्यादा कहां से बताओ, आपके वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू। इस फेज में आपका कहीं भी कोई सोडियम पोटेशियम पंप का एक्शन नहीं है, और वी कैन से कि ये जो फॉलिंग फेज आप देख रहे हो यहां पर कोई भी सोडियम पोटेशियम पंप वर्क नहीं कर रहा।
समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखिए, तो याद रखिएगा, ये पंप एक्शन पोटेंशियल हो जाने के बाद इवन वो अपने रेस्टिंग स्टेज में आ चुका है, अगर मान लो रिपोलराइजेशन भी हो गया है और उसके बाद भी एक प्रॉपर जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन्ड अगर नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए इस तरह के पंप का एक्शन होता है। क्लियर? तो फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है, पता आपको। अब सेकंड देखो, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते हो कि न्यूरॉन्स का जो एक न्यूरॉन्स जहां पर ऐसे एंड होता है, इसका टीलोडेंड्रिया कहते हैं, देखो इसका, और दूसरा न्यूरॉन जहां से स्टार्ट हुआ, देखिए ऐसे, इसके डेंड्राइट्स हैं, देखो यहां पर। तो आपको ये जानकारी है कि जो केमिकल साइनेप्स होता है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के थ्रू आता है और उसका अटैचमेंट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे होता है। तो कोई भी जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ये रिलीज कहां से हो रहा है? ये रिलीज हो रहा है आपके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से। तो ये यहां से रिलीज हो रहा है और ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटरी भी होता है, इनहिबिटरी भी होता है। और ये एक्साइट या इनहिबिट किसे करेगा? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को। ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है प्री से पोस्ट की तरफ, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिसेप्टर है वो पोस्ट पे होता है और न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन जो होगा वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से होता है। तो प्री हमेशा पोस्ट को एक्साइट करता है या इनहिबिट करता है। पोस्ट प्री को ना तो इनहिबिट करेगा ना एक्साइट करता है। समझ में आ रहा है? और याद रखिएगा, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ neurotransmitters always by the pre-synaptic neurons and their receptors are present always on the post-synaptic neurons। तो ये स्टेटमेंट भी क्या बताओ इसमें गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गलत है। और फोर्थ देखो, एक बार अगर आपने थ्रेशोल्ड को गेन कर लिया, अगर आप यहां पहुंच गए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे -55 मिली वोल्ट पे, तो ये अपने पिक पे आएगा ही आएगा। इट कैनॉट बी प्रिवेंटेड। मतलब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल गेन करने के बाद एक्शन पोटेंशियल अपने मैक्सिमम तक पहुंचेगा ही। ऐसा नहीं कि +10 पे रुक जाएगा या +20 पे रुक जाएगा। अगर वो +30 मिलीवोल्ट उसका एक्शन पोटेंशियल है तो वो फॉर्म करेगा। तो एक्शन पोटेंशियल या तो बनता है या तो नहीं बनता है। इफ वंस वी अचीव देयर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आफ्टर गिविंग स्टिमुलस, तो थ्रेशोल्ड के बाद एक्शन पोटेंशियल बनेगा ही बनेगा और वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू होता है, उससे ज्यादा भी नहीं होगा और उससे कम भी नहीं होता है। तो ये ऑल और नन को, एक्शन पोटेंशियल जो न्यूरॉन्स में देखते हैं आप, वो ऑल और नन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। या तो पूरा होगा या तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट इसमें सही है, फोर्थ वन। तो एक्शन पोटेंशियल याद रखिएगा, ये ऑल और नन को फॉलो करता है। मेम्ब्रेन या तो पूरी तरह से अपने एक्शन पोटेंशियल में आएगा या तो नहीं आएगा। एक बार उसने क्या अपना मतलब गेन कर लिया, बताओ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, डिपोलराइजेशन में क्या होता है, रिपोलराइजेशन में क्या होता है ना। और ये काफी ज्यादा कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इस तरह से। तो एक चीज याद रखिएगा, मैंने पहले बता दिया आपको, इफ्लक्स मतलब कहते हैं एग्जिट होना होता है और इनफ्लक्स मतलब अंदर आना होता है। तो पैसिवली हमेशा पोटेशियम का क्या बताओ, इफ्लक्स होना है। वो इफ्लक्स या तो आयन लीक चैनल से होना है या पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल से होना है। और सोडियम का हमेशा इनफ्लक्स होना है। वो इनफ्लक्स या तो आयन लीक चैनल्स के थ्रू होना है या फिर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू होना है। पैसिवली मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स पैसिवली वर्क करता है, ग्रेडियंट के अलोंग वर्क करते हैं, और पंप बीच बीच में वर्क करता है just to maintain the a proper concentration of sodium outside and potassium
इनसाइड। और रीपोलराइजेशन के फेज में पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स का फंक्शनिंग है, और डीपोलराइजेशन के समय सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स का फंक्शनिंग होता है। और आयन लीक चैनल्स कभी भी बंद नहीं होता, वो हमेशा वर्क करता रहता है। ये पोटेशियम के लिए ज्यादा एक्टिव होता है और सोडियम के लिए क्या होता है, ये लेस एक्टिव होता है। तो दैट इज ऑल अ ब्रीफ अबाउट द nerve impulse conduction and related questions. ये सेकंड क्वेश्चन है देखो इसमें, depolarization of a neuron plasma membrane will shift the membrane potential toward. तो आपको ये पता है कि आपके न्यूरॉन्स का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये -70 मिलीवोल्ट होता है, और स्टिमुलस के बाद मैंने बताया था आपको पहले भी कि सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स की वजह से, केवल एक ही पॉइंट यहां पर है, सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज अंदर आता है, सोडियम अंदर आता है इसमें, तो ये पहले -70 मिलीवोल्ट से ये 0 पे आता है, और 0 के बाद ये +30 मिलीवोल्ट तक आता है। देखो ये, तो ये जो पूरा चेंज है -70 से +30 तक, ये पूरा आपका एक्शन पोटेंशियल का पूरा ये चेंज कहा जाता है, इसको पोटेंशियल चेंज है ये, है ना। तो ये 0 तक आता है, फिर +30 तक जाता है, तो ऑब्वियसली बात है। और फिर आप जानते हो कि जब आप कहते हैं फिर जब रिपोलराइजेशन जो होता है ये वापस +30 से ये कहां पहुंचता है बताओ, -70 मिलीवोल्ट तक। और यहां पर आने के लिए मैंने बताया था आपको कि जो प्रोसेस है, जो पोटेशियम का जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होता है, ये पोटेशियम के बाहर निकलने की वजह से होता है। तो ये है फेज ऑफ रिपोलराइजेशन, और ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और इसमें बताया था मैंने आपको कि इसका जो मेन कारण होता है रेस्टिंग पोटेंशियल के -70 होने का, इसका मेन कारण क्या बताओ, ये जो पोटेशियम लीक चैनल्स होते हैं ये हमेशा वर्क करता रहता है, पोटेशियम लीक चैनल्स, और यहाँ से पोटेशियम बहुत ज्यादा बाहर निकलता रहता है कंटिन्यूसली। और वैसे तो सोडियम लीक चैनल्स भी होता है, तो लेकिन सोडियम का एंट्री बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन काफी ज्यादा उसके लिए इम्पर्मेबल स्टेट में होता है, तो सोडियम लीक चैनल ज्यादा एक्टिव नहीं होते, तो सोडियम अंदर जा नहीं पाता है, बट पोटेशियम बहुत फ्रिक्वेंटली बाहर निकलता रहता है, एंड दैट्स व्हाई। और मैंने कहा था ये तो एक कारण ये है, दूसरा मैंने कहा था प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं, डीएनए वगैरह का पार्ट होता है, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्लोराइड आयन है, फॉस्फेट आयन है, ये सब -70 को मेंटेन करता है। और -70 रिपोलराइजेशन के आ जाने के बाद अगर सोडियम पोटेशियम का बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उस केस को मैनेज करने के लिए ये पंप ऑपरेट होता है, और ये पंप क्या करता है बताओ, 3 सोडियम आउट और फिर 2 पोटेशियम इन, ताकि आपका सोडियम पोटेशियम का जो एक प्रॉपर बैलेंस है वो बना रहे आउटसाइड और इनसाइड। ऐसा भी नहीं है कि सोडियम पोटेशियम पंप अगर काम नहीं करेगा तो बाहर सोडियम कम हो जाएगा और अंदर पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा। अंदर तो पोटेशियम हमेशा ही ज्यादा है और बाहर सोडियम हमेशा ही ज्यादा होता है। तो पंप अगर नहीं भी वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोडियम अब बाहर कम है और पोटेशियम अब अंदर कम है। पोटेशियम अंदर की तरफ हमेशा ज्यादा है और सोडियम हमेशा बाहर की तरफ क्या होता है बताओ, ज्यादा होता है। तो इसका आंसर समझ में आ गया आपको डिपोलराइजेशन में ये पहले 0 तक आएगा और फिर वो +30 तक जाता है। तो ये तो अब देखो, अगर आप देखें -90 क्या होता है, -90 ये कब बनेगा बताओ, ये होता है ड्यूरिंग हाइपर पोलराइजेशन कहता है। अगर ज्यादा समय तक पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला रह जाएगा तो ये -70 से -90 तक जा सकता है, बिकॉज ऑफ मोर एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयंस। उसे हाइपर पोलराइजेशन का केस कहा जाता है। तो ये हाइपर पोलराइजेशन का केस है और -70 मिलीवोल्ट को क्या बोलते हैं, इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। ठीक है, बस याद रखिएगा इसको।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. At resting potential of a neuron, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD. सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स किस फेज में होता है? ओपन, ओपन, क्लोज्ड, 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 ओपन एंड ओपन क्लोज्ड. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप इसको ऐसे भी देख लें, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसके बाद डीपोलराइजेशन है, उसके बाद रीपोलराइजेशन है, और फिर आप कहते हैं ये हम उसी फेज पे वापस आ रहे हैं. देखो रेस्टिंग पोटेंशियल पे वापस आ रहे हैं, है ना. तो जैसा कि आप जानते हो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है, इसमें केवल अगर एक्शन देखा जाए तो इसमें एक्शन किसका है? मैंने बताया था आपको कि इसमें केवल मेनली जो ये होता है, ये पोटेशियम आयन लीक चैनल्स की वजह से होता है. और सोडियम के लिए ये पुअरली परमेबल होता है. आयन लीक चैनल सोडियम के लिए भी होता है, लेकिन वो ज्यादा इसके लिए फंक्शनल नहीं है ना. फिर आप कहते हो डीपोलराइजेशन जो होता है, तो डीपोलराइजेशन होने के लिए मैंने कहा था कि यहां पर जो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, ये इसकी वजह से होता है. और इसकी वजह से क्या होता है बताओ? इसकी वजह से सोडियम बहुत रैपिडली अब आपके न्यूरॉन्स के सेल्स के अंदर की तरफ आता है ना. और फिर रिपोलराइजेशन की बात करें तो ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स की वजह से होता है. और एक बार रिपोलराइजेशन जब वो पहुंच गया तो रिपोलराइजेशन को मतलब इस फेज पे आने के बाद तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब वो अचीव कर लेता है, तो इस यहां पर अगर सोडियम पोटेशियम का बैलेंस अगर डिस्टर्ब है ना, रिपोलराइजेशन के बाद भी अगर सोडियम पोटेशियम का बैलेंस अगर डिस्टर्ब है, उसके बाद कहते हैं हमारा यहाँ पर एक्शन किसका होता है? सोडियम पोटेशियम पंप का. तो कह सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप का जो एक्शन है ये रिपोलराइजेशन के इवेंट के बाद होता है, और ये कॉन्टिन्यूसली होता भी नहीं है. तो लिस्ट आप कह सकते हैं इसका कंट्रीब्यूशन है नर्व इंपल्स के कंडक्शन में. मेनली ये जो आयन चैनल्स होते हैं और जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं उसकी वजह से होता है. और आपको पता है कि पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स की वजह से क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम रैपिडली अब बाहर की तरफ आता है. और देखो जो आयन लीक चैनल्स है वहां से तो पोटेशियम बाहर जा ही रहा है, वो तो कभी बंद ही नहीं होता. एक दूसरा रास्ता यहां से ओपन हो गया, और वो क्या है बताओ? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स. ठीक है ना. तो याद रखिएगा कि रिपोलराइजेशन में पोटेशियम वापस बाहर की तरफ निकलता है, और ये रिपोलराइजेशन का रिजल्ट क्या है? ये वापस कहां पहुंचेगा बताओ? अपने -70 मिली वोल्ट पे. और डिपोलराइजेशन में ये पहुंच जाता है. डिपोलराइजेशन की वजह से वो अपने एक्शन पोटेंशियल को गेन करता है, और इसके लिए मैंने कहा था कि एक जो स्टिमुलस का पार्ट होता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आपको देना पड़ेगा. थ्रेशोल्ड पे आने के बाद वो रैपिडली कहां पहुंच जाता है बताओ? +30 से +30 और +40 मिलीवोल्ट लिखा जाता है. तो इसी को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है. और यही एक्शन पोटेंशियल जानते हैं आप कि जंप करता है नोड टू नोड, क्योंकि जो आपका नोड्स ऑफ डैनवियर होता है वहीं पर आपके एडिशनल फिर सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स का प्रेजेंस होता है. और ये जो एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर होता है ये एक्सोन हिलॉक वाले पार्ट से होता है, जहां से एक्सोन की बिगिनिंग होती है ना. तो ये याद रखिएगा. तो इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? ये फेज कभी पॉसिबल नहीं है. ओपन ओपन तो कभी नहीं होता, ये इट नेवर हैपेंस. ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी किसी के लिए. क्लोज क्लोज ये पॉसिबल है कब बताओ? जब आप रेस्टिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. तो रेस्टिंग पोटेंशियल में पोटेशियम बाहर जा रहा है. कहां से? पोटेशियम आयन लीक चैनल्स के थ्रू, ना कि पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू. क्लियर? तो ये पॉसिबल है कब बताओ? रेस्टिंग पोटेंशियल में. अब ये कब होगा बताओ? क्लोज्ड ओपन. ऑब्वियसली बात है ये होगा ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन.
और ये ओपन, और ये कब हो सकता है बताओ? तो ये होगा ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन कहता है। तो याद रखिएगा इसको। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है बी। किससे पूछा जा रहा है आपसे? एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यस द आंसर इज बी। Question number 4 and question number 5. 4 is like this. If the resting membrane potential is minus 70 millivolt and the threshold is minus 55 millivolt, a membrane potential of minus 60 millivolt will. देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये माइनस 70 मिलीवोल्ट है और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना दिया हुआ? माइनस 55 मिलीवोल्ट। और आप जानते हैं कि थ्रेशोल्ड पे आने के बाद वो अपने रैपिडली अपने सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स को ओपन करता है और उसके बाद इनफ्लो होता है सोडियम का और वो अपने एक्शन पोटेंशियल को रीच करता है ना। तो अगर ये पोटेंशियल मान लो दिया हुआ है कि ये माइनस 60 मिलीवोल्ट पे, तो वैसी बात है कि माइनस 70 से माइनस 55 पे आना है या माइनस 60 से माइनस 55 पे आना है, तो ये ज्यादा इजियर टास्क क्या है बताओ? माइनस 60 से माइनस 55 तक आना, है ना। तो आप सोचिए कि जब सोडियम का इनफ्लो होगा तो ये ज्यादा इजियर है इन रिस्पेक्ट टू दिस। तो माइनस 60 पे है तो वो तो और जल्दी अपने मतलब एक्शन पोटेंशियल को रीच करना ज्यादा उसके लिए क्या बताओ इजियर होगा, है ना। तो ये तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? स्टिमुलस देंगे तो बनेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाइपरपोलराइज भी नहीं होता, वो तो और माइनस 90 की तरफ जाएगा ये। और मेक इट इजियर टू प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि माइनस 60 से आपको केवल माइनस 55 आना है। थोड़े से सोडियम के इनफ्लो से ये चीज हो जाएगा, है ना। और मेक इट हार्डर वो भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। What factor determines the direction that ions will move through an open membrane channel? ठीक है, ऑप्शन देखिए। Membrane permeability to the sodium, the electrochemical gradient, intracellularly negatively charged proteins, and negatively charged chloride ions in extracellular fluid. तो ये जो आप क्वेश्चन को ऐसे अगर देखें इसमें अगर हम, तो आपको ये पता है कि आयन चैनल्स, चाहे वो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हो, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हो, चाहे वो आयन लीक चैनल्स हो, इन सब के थ्रू जो आयंस का मूवमेंट है ये ऑलवेज अलोंग द ग्रेडियंट होता है, फ्रॉम मतलब ज्यादा से कम की तरफ होता है, ना। तो इस सेंस में देखा जाएगा, चाहे अगर मान लो कि हम कह रहे हैं कि पोटेशियम यहां से बाहर निकल रहा है या सोडियम इसके अंदर आ रहा है। अब सोडियम अंदर इसके अंदर आ रहा है, इसमें नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स यहां अगर अवेलेबल है तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स तो केवल आप जानते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वो और -70 की तरफ लेके जाता है। सोडियम का अंदर आना, इससे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू आ रहा है ना, हाई से लो की तरफ आ रहा है वो। या पोटेशियम अगर बाहर निकल रहा है तो अगर बाहर क्लोराइड आयंस की बात करें तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ये तो अपने ग्रेडियंट के थ्रू जा रहा है। तो whenever we talk about the movement of any ions outside or inside, it is always along the electrochemical gradient. Yes, membrane permeability to sodium अगर देखें तो ये डीपोलराइजेशन के समय ज्यादा हो जाता है और रेस्टिंग पोटेंशियल में काफी कम रहता है, और रिपोलराइजेशन में वापस कहते हैं पोटेशियम का जो परमेबिलिटी वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बट मूवमेंट क्यों होगा? मूवमेंट तो होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इसके थ्रू आपको पूरा एक नर्व इंपल्स कंडक्शंस में क्या क्या होता है और क्या क्या क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं, होपफुली यहां से आपका ये सॉल्व हो जाएगा।